नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मेरे साथ आज एक खास मेहमान है। हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं अखिल रंजन। आपको ये पता होगा कि ये खबर आपको मालूम ही है कि ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए और संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी, जो अभी तक विपक्षी पार्टी थी, उसकी बहुत ही बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई है। 410 सीटों के साथ। हो सकता है कुछ सीटें और बढ़ जाएं। और जो सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी थी, पिछले 14 साल से वो रूलिंग पार्टी थी, उसकी बहुत करारी हार हुई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हार तो स्वीकार की ही है उन्होंने, ब्रिटेन के लोगों से माफी भी मांगी है। तो ब्रिटेन के चुनाव में ये इस तरह का परिणाम कैसे आया, क्या इसकी पहले से उम्मीद थी, कौन से मुद्दे थे, उन्हीं पर चर्चा के लिए हमने अखिल रंजन जी से संपर्क साधा है। अखिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी में रहे काफी दिनों तक। उसके बाद इन्होंने ट्विटर के साथ काम किया, कुछ और संस्थाओं के साथ काम किया अमेरिका में, और इस समय आप लंदन में हैं। तो इसीलिए मैंने इनसे सोचा कि फ्रीलांस जर्नलिज्म में से के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो हमको लगा कि इस बारे में बात करने के लिए आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो अखिल जी, पहले तो स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। और सबसे पहले मुझे यही सवाल बताइए, जिसका मैंने जिक्र भी किया, कि ऐसा क्या हुआ कि ये इतना, हालांकि 14 साल एक पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ बहुत सारी बातें रहती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ये है कि जैसे कंजर्वेटिव पार्टी को पूरी तरह से खारिज करने वाली स्थिति है कि पब्लिक ने मन बना लिया। क्या इसके पीछे वजह थी? कंजर्वेटिव पार्टी की खामियां थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर लेबर पार्टी को लेकर के लोगों में एक उत्साह, उम्मीदें थी, क्या था? जी समीर जी, नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया ये बात करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पहली बात आपने की कि एक एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही, लेकिन उसके में बहुत सारे और लेयर्स भी थे। और जनरली यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट लोग हैं, और तमाम तरह के मीडिया संस्थानों में भी ये बात बहुत खुलकर सामने आ रही है कि ये लेबर की जीत से ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी की हार है। क्योंकि एक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उन्होंने, हाँ, सीटें बहुत आई हैं, और एक बहुत लाइक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, लैंडस्लाइड विक्ट्री जो कह सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो पिछले 2019 के चुनाव के कंपैरिजन में इस बार 2024 के चुनाव में उन्हें सिर्फ लगभग 1.5% से ज़्यादा, प्रतिशत से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो लगभग 34% वोट, टोटल वोट शेयर लेबर पार्टी को मिला है, जो कि पिछली बार 32 पॉइंट समथिंग था। तो इस तरह से देखें तो लेबर को वोटिंग, लाइक, बहुत ओवरवेलमिंग वोट नहीं मिले हैं। लेकिन कुछ अपने यहाँ के आंतरिक जो वजह रही है, दूसरी पार्टियों के परफॉर्मेंस जो रहे हैं, खास करके लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो गया, या एक बहुत ही छोटी पार्टी है रिफॉर्म यूके, उसको सिर्फ 4 सीटें मिली है, लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो जो लोग कंजर्वेटिव पार्टी से, अब हम उस पर आगे बात कर सकते हैं कि क्यों लोग नाराज हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। लेकिन जो लोग नाराज हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, उनका वोट जो है वो दो मुख्य पार्टियों में गया है। वो लिबरल डेमोक्रेटिक है, लिब डेम जो बोलते हैं, और रिफॉर्म पार्टी। उनका एक आंकड़े के लिहाज से देखें तो जो रिफॉर्म पार्टी है, उसका 14, लगभग 15% वोट बढ़ा है इस चुनाव में। उसने सिर्फ पहली बार सिर्फ 4 सीटें जीती हैं। और नाइजल फराज जो है वो काफ़ी लाइक फार राइट विंग पार्टी मानी जाती है उनको। उन्होंने कहते हैं कि जो ब्रेक्सिट था उससे पहले वो ब्रेक्जिट पार्टी करके तौर पे ही उन्होंने वो किया कि हमको यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। अब आते हैं कि क्यों कंजर्वेटिव से लोग नाराज थे, कंजर्वेटिव पार्टी से क्यों नाराज थे। इसकी देखें तो इसका जड़ जो जाएगा वो ब्रेक्सिट में बहुत है। क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी और बहुत सारे, तमाम सारे वादों के साथ जो है सत्ता में आए कि हम
यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे तो हम अपना अपना जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज होगा या फॉरेन पॉलिसीज होगा उस पे हमारा अपना से होगा और बहुत सारे फायदे होंगे। और इसके चक्कर में जो खास करके पुराने रिटायर्ड लोग थे, जो पेंशनर्स हैं, या फिर लेबर कम्युनिटी है, जो जो मेहनत मशक्कत करके लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं, वैसे लोग हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल रोजगार के वो हैं क्षेत्र हैं, जैसे रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, छोटे बिजनेसेस हो गए, या फिर नर्स या फिर जूनियर डॉक्टर्स हो गए, उनको लगा कि हाँ ये कन्विंसिंग है। और खास करके एक और लोग जो जो कॉलोनियल एरा के लोग हैं, पेट्रियोटिक इंग्लिश ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन वाला जो एक वो है, उनको था कि हाँ हमें अपनी चीज़ें जो है अपने हाथ में होनी चाहिए, अपने उसमें होनी चाहिए, तभी हम एक महान साम्राज्य या महान देश फिर से बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब ये वो पहले राष्ट्रवाद वाली भावना जो एक होती है। राष्ट्रवाद के पीछे, राष्ट्रवाद के कंधे पे बंदूक रखकर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सपना दिखाया गया था कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा और हम फिर से बहुत धनी और इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे और ये सब, वो हुआ नहीं। वो बैकफायर हुआ, बैकफायर हुआ इन द सेंस कि जो लोग यूरोपियन यूनियन से और खास करके ईस्टर्न यूरोप से जो सस्ते लेबर कह सकते हैं कि वो आते थे यहाँ पे, या दूसरे दूसरे देशों से जो लेबर आते थे, खास करके हेल्थ सेक्टर में जो नर्सेज थे या जूनियर डॉक्टर्स थे या फिर ट्रक चलाने वाले जो लोग थे, वो धीरे धीरे बेहतर रोजगार के अवसर में वो यहाँ से जाने लगे दूसरे जगहों पे, क्योंकि ये यहाँ पे रहना, पहले रहना आना जाना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था। अब धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, अब तो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। तो यूरोप और यूरोपियन यूनियन अभी भी एक बड़ा मार्केट है, मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से या फिर तमाम तरह के लिहाज से, ऑप्शंस के लिहाज से भी एक बड़ा मार्केट है। इंग्लैंड यूके ने जैसे ही यूएस से अलग किया, ये लोग जाने लगे और उसका असर हुआ कि यहाँ पे देखिए कि खाद्यान्न चीज़ों का वो दाम अचानक बढ़ने लगा। इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा है अभी भी, क्योंकि यूके में बहुत सारी चीज़ें जो है खुद उपजाई नहीं जाती है, वो बहुत लगभग बहुत सारी चीज़ें जो है खाने पीने की चीज़ें वो बाहर से आती हैं। तो वो एक तो उपजाई नहीं जाती है, दूसरा जो लॉरी का जो ड्राइवर कम्युनिटी है उनका दिक्कत हो। दूसरी सबसे बड़ी बात और एक मेन मुद्दा बनकर आया वो हेल्थ सेक्टर। आप जानते हैं यूके में यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस है, एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस। उसमें अभी देखें तो लोग जिनको इमीडिएट स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है, जो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों की संख्या, नर्सेज की संख्या इतनी कम हो गई है उसके चलते कि वेटिंग पीरियड बहुत है। फॉर एग्जांपल मैं जो है एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता था, ज़रूरी नहीं है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले हफ्ते, और मुझे मार्च में अपॉइंटमेंट मिला है, अगले साल। ठीक है, हाँ मैं अपनी ही उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखें तो लोगों के अंदर जो है, अभी देखें पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे रेलवे स्ट्राइक्स हुए, जो मेट्रो या ट्यूब जो बोलते हैं, और रेलवे कर्मचारी, टीएलएफ जो है सरकारी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, उसके स्ट्राइक हुए। अभी 4-5 महीने पहले तो जो ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं एयरपोर्ट्स पे, उनका स्ट्राइक हुआ था अपने वेजेज के लिए, या जूनियर डॉक्टर्स का स्ट्राइक हुआ था, तो वो सेना को बुलाया गया और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम दूसरे देशों के, तमाम देशों के पासपोर्ट चेक करें। तो एक बड़ा उथल पुथल का माहौल रहा ये इकोनॉमिक, और उसमें लोग परेशान ही रहे, बड़ा स्ट्रेसफुल पूरा पीरियड रहा। दूसरा एक मेन कंपोनेंट था कि जैसे बोरिस जॉनसन चुन कर आए थे, ही वॉज द इलेक्टेड लीडर, इसके बाद उनमें जो भी आरोप लगे कि उन्होंने वो कोविड के दौरान पार्टी कर रहे थे और उसके चलते उनकी लोकप्रियता घटी, वो दोषी भी पाए गए और उनको पद से जाना पड़ा। उसके बाद लिज ट्रस आई, एलिजाबेथ ट्रस आई, वो 14-15 दिन रही, लेकिन
उतने ही दिनों में उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप्स लिए जो बहुत ही महंगाई बढ़ गई और बहुत ही अनपॉपुलर हुआ। उसके बाद ऋषि सुनक आए। तो एक आम जो जनता थी यहाँ पे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि ये इलेक्टेड लीडर्स नहीं, हम्म। लाइक दिस इज नॉट द वे ऑफ डेमोक्रेसी। दो थोपे यूके थोपे हुए जीता है, हाँ। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम का वो आप विशेषता कह सकते हैं या फॉल बैक कर सकते हैं या डिफॉल्ट वो कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जो भी है आप कह सकते हैं। लेकिन एक जनरल ये था कि ये दे आर नॉट द इलेक्टेड लीडर्स, वी हैव नॉट वोटेड फॉर हाँ। देम। दे उनका जो पार्टी का अपना ये है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो उससे लीडर बन गए, आ गए हैं, लेकिन हमने इनको वोट नहीं दिया था, इसलिए वी नीड टू वोट। एंड जो लोकल इलेक्शन हुए ठीक इस चुनाव से पहले, उसमें ये बात बहुत साफ समझ आई कि अ, भाई हम आपको नहीं करना चाहते, हम एक अल्टरनेटिव रखना चाहते हैं। हम्म। तीसरी जो बात थी, जो कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ लोग वोट गए, हम्म। वो था अ, और ये जो आप एरोगेंस कर सकते हैं या फिर जो बोरिस जॉनसन ने जो किया, बार बार उन्होंने मना किया, हालांकि उनके खिलाफ एविडेंस थे, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया था, और बहुत तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश किया। सो लाइक हम्म। समवन लाइक ये भी था कि भाई लोग समझ रहे थे हैव यू टेकन अस फ्रॉम फॉर ग्रांटेड और समथिंग। हम्म। और ये चीज स्कॉटलैंड में जो एसएनपी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो है, हाँ। तो मुझे लगता है करप्शन और बैड बिहेवियर भी एक बड़ा इश्यू रहा हाँ। वहां पे। ये बहुत अनहर्ड है कि एसएनपी को सिर्फ 9 सीट मिला है 56 सीटों में, और लगभग 38 सीट्स मिले हैं लेबर पार्टी को वहां पे। तो ये तीन मुद्दे जो है मुझे लगता है मुझे कि, मुख्य और रूप से, साथ साथ जी सास, हम्म, हाँ जी, पूरी कर लीजिए बात। इसके साथ साथ एक माइग्रेशन का इशू भी बहुत हाँ। वो रहा कि हाँ, जैसे दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि राइट विंग पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उभार हो रहा है, और यहाँ पे भी उस तरह के वॉइसेज हैं। जैसे मैं कई पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ के मिस इन्फॉर्मेशन लैंडस्केप को मॉनिटर कर रहा हूँ, तो इसमें एंटी माइग्रेशन जो है एक हम्म। बड़ा वो है, बड़ा नैरेटिव है कि लोग आएंगे, और खास करके एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी, एंटी ब्लैक कम्युनिटी जो है, और वो हमारे जो भी पॉपुलर वो है कि हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर ले रहे हैं हाँ। और अपना हमारे कल्चरल को ओवर हाईजेक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू था उसमें। जो आप कहिए कि इन्होंने स्टेप्स तो लिए, खास करके जो प्रीवियस वो थी होम सेक्रेटरी थे सुवेला ब्रेवरमैन, उनका बहुत फायरी बयान भी आए। हाँ। लेकिन ग्राउंड पे बिकॉज ऑफ सेवरल स्टेप्स और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो भी रूलिंग रहा, वो अपने नीतियों को अमली जामा नहीं पहना पाए। तो ये भी था कि एक आप बात तो कर रहे हो, लेकिन बहुत ठोस कदम कोई नहीं उठा पा रहे हो माइग्रेशन। बिल्कुल। तो ये इश्यूज थे जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई। अब एक बड़ा जो सबकी, हम लोगों की खास तौर पर दिलचस्पी की बात है अखिल जी, कि लेबर पार्टी का जो रुख भारत को लेकर के रहा है कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में थोड़ा सा हार्ड वो रहा है उनका। और स्पेशली 2019 में जब धारा 370 कश्मीर से हटी थी, तो जो लेबर पार्टी ने कि यहाँ पर अपने जो है उनको ऑब्जर्वर्स भेजने की बात थी भारत के साथ, उस मामले को लेकर के काफी रिश्ते भी एक तरह से तल्ख हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में हालांकि जो केयर स्टारमर पीएम बन रहे हैं, इनका रुख लेबर पार्टी के दूसरे नेताओं की तुलना में भारत के लिए काफी सकारात्मक रहा है। लेकिन क्या है, लगता क्या है कि भारत के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे कंजर्वेटिव पार्टी की तरह से, या फिर उनमें उसको रिव्यू किया जाएगा, वो कुछ थोड़े से अलग हो सकते हैं? देखिए मैं बहुत लाइक विदेशी मामलों का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ है देश दुनिया देखने और घूमने के लिहाज से और पढ़ने लिखने के लिहाज से, उसमें मेरी समझ ये कहती है कि अभी जो कुछ सालों में, आने हम्म। वाले कुछ समय में, खास करके
आप रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए, और यूरोपियन देशों में जिस तरह से फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज का उभार हो रहा है, आप देखिए फ्रांस में हाँ। जो लीपेन की नेशनल रैली जो है, वो ऑलमोस्ट लाइक एक बड़ा गैम्बल था मैक्रोन ने खेला, और वो ऑलमोस्ट हार रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज जो थे, जो लाइक आप पॉलिटिकल या मोरल उस पे प्लैंक पर लेते थे, जैसे कश्मीर का इशू आपने लिया। अभी बहुत सारे देश, और खास करके आप अमेरिका को देखिए, वहां पे मतलब इतने कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, और उसमें अभी ये हालत है कि हमें दो नेता जो है, हाँ। वो उसके अलावा और कोई वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई मतलब उनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और वो दोनों ही लाइक वो पता नहीं, अब ट्रम्प को तो सब लोग जानते हैं, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हो गए हैं अब, एंड ही इज पोइज्ड टू विन, क्योंकि एंड बाइडेन जो है, उनका हेल्थ जो है, वो पिछले डिबेट में हमने देखा कि हाँ। बहुत सही नहीं जा रहा है, बहुत सही मैसेज पे एटलीस्ट नहीं जा रहा है। बिल्कुल। अभी जो सबसे बड़ा डोनर है वो डिज्नी का, जो वॉल्ट डिज्नी है, उन्होंने कहा है कि हम बाइडन अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो हम वो पैसे नहीं देंगे, लाइक फंड नहीं करेंगे उनको, लिबरल। तो अभी जो भी सरकारें आ गई हैं या आने वाली, और खास करके विश्व की बड़ी जो शक्तियां हैं, उनके पास ये एक बहुत मजबूत स्थिति नहीं है कि भारत जैसे बड़े मार्केट के खिलाफ हाँ, इकोनॉमिक लिहाज कोई से हार्ड कोई स्टेप ले उस ले। तरह का सभी वो चाहे मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा कि कितना बड़ा या विश्व गुरु या वॉट एवर इंडिया, लेकिन एक तथ्य है कि इंडिया पिछले कुछ दशक में, पिछले कुछ सालों में एक बड़ा मार्केट बनकर उभरा है, एक कंज्यूमर मार्केट बनकर उभरा है, और कोई भी देश एन केन प्राकेन ऐसे मार्केट को खोना नहीं चाहता। इग्नोर नहीं और करेगा, पिछले बिल्कुल। साल जब कंजर्वेटिव लेबर पार्टी का जो कन्वेंशन हुआ था, जी। उसमें भी ये बात केयर स्टामर के तरफ से और लेबर पार्टी की तरफ से बहुत खुलकर आई कि हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, नया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और जिसके तहत जो दो तीन मुख्य बिंदु अ, अ, परिभाषाएं हो सकती हैं, उसको अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, और खास करके अपने आ, आ, जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें जो मैनिफेस्टो है, उसमें जो दो तीन चीजें जो बहुत खुलकर सामने आई है, वो है कि वो एफटीए की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ, फ्री हाँ, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके साथ साथ एजुकेशन और क्लाइमेट के उसमें, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्लोज रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो ये मोस्टली मुझे लगता है कि ये क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एमिशनर, लाइक अगर उसमें एमिशन गैसों की बात करें, तो उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, और फ्रांस या यूके जैसे कंट्री जो हैं वो पायोनियर कर रहे हैं, जैसे इन्होंने अपने डोमेस्टिक जो पॉलिसी है उसमें भी कहा है कि एक विशेष एनर्जी, ब्रिटिश एनर्जी फंड या कंपनी बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेगी, उसमें रिसर्च होगा उसमें। तो जब आपके पास रिसर्च आएगा, आपके पास नई तकनीक आएगी, तो आप अपने साथ, अपने इस्तेमाल के साथ साथ आप उसे बेचना भी चाहोगे, बिल्कुल। सस्टेन कर सके। तो मुझे लगता है कि ये एक इकोनॉमिक तो के उससे इकोनॉमिक लिहाज से, मतलब कारोबार के लिहाज से तो रिश्ते बेहतर होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन यह भी लगता है कि अभी दुनिया में इतने सारे चीज चल रहे हैं, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक स्तर पे ये भी बोल रहे हैं अपने पहले भाषण में, जब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जो पहला भाषण उन्होंने दिया, कि जो लोकल जो एंगर है और लोगों का जो ट्रस्ट जो है हाँ। पॉलिटिकल सिस्टम पे जो
धीरे धीरे घटता गया है, उसको पहले बढ़ाना और उसको मजबूत करना पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता हो सकती है, मुझे लगता है कि यूक्रेन और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर गाजा और इसराइल का। लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैं आशान्वित हूँ कि जिस तरह से उन्होंने उनके बयान आए हैं पिछले कुछ महीनों में और मैनिफेस्टो में, वो भारत के संग बढ़ने। अखिल जी, समय अब कम है, बहुत संक्षेप में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। भारत में अभी चुनाव हुए, संसदीय चुनाव, आप उस समय भारत में थे भी काफी, मुझे लग रहा है कि लगभग महीने भर आप थे यहाँ पे, और या शायद ज्यादा रहे हों। और उस समय चुनाव आपने देखा, कवर भी किया कुछ चीजें, और एक संजोग की बात है कि आपने ब्रिटेन में भी चुनाव के समय वहां आप रहे और कवर किया। एक एग्जिट पोल्स जो है भारत में आए थे, अभी तो यहाँ जो ब्रिटेन के कुछ एग्जिट पोल्स रहे, उनका जो आकलन था लगभग सही, जैसे 412 शायद या 410 कहा था, तो 412 सीटें लेबर पार्टी को मिली है। 410। हाँ, कंजर्वेटिव के लिए जो कहा था लगभग वो सीटें मिली है। वही आपने भारत में भी देखा कि यहाँ पर एक भी एग्जिट पोल, एक आध दो को छोड़ दिया जाए, तो सत्यता से बहुत दूर थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अंतर किस वजह से आया? दोनों जगहों के आपने चुनाव को देखे थे, और जबकि ये भारत बड़ा में पहले कई कई एग्जिट पोल्स होते रहे हैं जो सच्चाई के बिल्कुल करीब रहे हैं। हम लोगों ने, जब हम विद्यार्थी थे या थोड़े बड़े हुए तब भी, इस प्रोफेशन में आए इवन तब भी, कई एग्जिट पोल्स हमने देखे हैं जो बहुत सही रहे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्यों होता जा रहा है कि हमारे यहाँ के एग्जिट पोल्स गलत साबित हो रहे हैं, और वहीं ब्रिटेन में हुए वो सारे के सारे सही साबित हो गए? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पहले भारत की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में पहले जो है लोग जो सर्वे करता थे, जो एजेंसी जो है या जो लोग जाते थे फील्ड में सर्वे करते थे, ऐसा मेरा मानना है, और जो भी मैंने थोड़ा बातचीत की है लोगों से, तो लोग जो है सही राय देते थे कि हाँ, हम इस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं या इस कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं, और इसलिए उनके अपने तमाम वजहें होती थी। ठीक है, इसलिए कई बार जो है पुराने जो एग्जिट पोल या सर्वेक्षण होते थे वो सही साबित होते थे। अब मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो लोग हैं वो बहुत स्मार्टली इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि वो सही बात, वो तमाम सारी वजह हो सकती है वो, और वो ऑल टुगेदर बहुत दूसरा मुद्दा है कि लोग खुलकर और कैमरे के सामने, और खास करके कैमरा आप ऑन कर दे तो वो बहुत ईमानदार नहीं रह जाते हैं अपने उसमें। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि लोग अ, अब तमाम सारी वजह है कि लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं पिछले कुछ चुनाव से। तो इसलिए वहाँ के सर्वेक्षण जो है वो गलत हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ का जो सर्वेक्षण है वो बहुत साइंटिफिक तरीका है। जो दो एक जो बड़ा नाम आता है, प्रोफेसर जॉन कर्टिस, जो 1997 से एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके के से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पहली बार जब फुल फ्लेज फोर्स में आया वो 2005 में यह तरीका फोर्स में आया, और उसके बाद से लगातार जो है एकदम सटीक चुनावी सर्वेक्षण एग्जिट पोल आ रहे हैं। ठीक है, 2010 में थोड़ा सा ये हुआ था क्योंकि ये एग्जिट पोल ये किया था कि हंग पार्लियामेंट होगा, लेकिन उसमें जो है 2010 में कंजर्वेटिव पार्टी को मेजोरिटी मिली थी, अपने बुत्ते पे सरकार बनी थी, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर था। अब आते हैं प्रोसेस का। यहाँ का जो बहुत सारे एजेंसीज या बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अलग अलग सर्वेक्षण या एग्जिट पोल नहीं करते। ये सारे, जैसे स्काई टीवी हो गया, बीबीसी हो गया, आईटीवी हो गया, ये सारे लोग एक संस्था जो है इप्सोस, उसको वो करते हैं, ये फ्रेंच डिजिटल मार्केटिंग संस्था है, और उसको हायर करते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए कि लोग जाएंगे अलग अलग उस पर। फॉर एग्जांपल इस चुनाव में 133 जो इलेक्शन बूथ थे वहां पे इनके रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, तो और वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो एकदम वैसे ही होता है जैसे लोग वोट डालते हैं।
ठीक है, तो हमको बताना नहीं है, आप जैसे अगर उनसे पूछ रहे हैं तो हमको बताना नहीं है। वो चुनाव बूथ के बाहर खड़े रहेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव, और वो देंगे कि ये लीजिए, और उनका अपना बैलेट पेपर होगा। वो बोलेंगे कि ये बैलेट पेपर है, आपने जिस तरह से वोटिंग की है उसी तरह से इस पे वोटिंग करके और बैलेट पेपर में डाल दीजिए। तो यहाँ पे चांस रहता है कि हम ईमानदारी से अपना राय व्यक्त करें। कोई देख नहीं रहा है, मुझे कैमरे के सामने नहीं बोलना है, और ये तरीका उतना ही गुप्त है जितना हम वोटिंग कर रहे वोटिंग के हैं। लिए, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो और और यही वो, एग्जिट हाँ, पोल्स का यही तरीका भी होता है, जो यहाँ भी जैसे कुछ लोगों से, योगेंद्र यादव जी से कई बार बात हुई, तो वास्तव में वो लोग भी जब करते थे, एग्जिट पोल करते थे, ओपिनियन पोल, तो यही तरीका इस्तेमाल करते थे कि वोट आपने जिसको डाला है वही, जो आपने पैटर्न की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि आपका कई सारी चीजें हैं कि जो उसमें सर्वे में भाग लेने वाला है वो भी ईमानदार रहे, सर्वे करने वाला भी रहे, हम्म, और जो जो तरीका हाँ, अपनाया जाए वो भी साइंटिफिक रहे, तभी उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट के करीब आता है। और जी। इसमें एक और बात है कि जिसमें इसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं इस प्रोसेस में, उनको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि हम जब तक जो, लाइक, अगर 10 बजे चुनाव बंद हो रहा है उससे पहले हम कहीं भी, इवन अपने फैमिली मेंबर, अपने स्पाउस, कहीं भी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये बड़ा लाइक रिगरस और साइंटिफिक तरीका है मुझे लगता है, और इसलिए इसका जो अनुमान जो होता है वो ज्यादा सटीक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी, बहुत आपने बेहतर जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो एग्जिट पोल्स को लेकर के दोनों जगह का जो तुलनात्मक आपने जो इंफॉर्मेशन दी, हमारे दर्शकों के लिए बड़ी उपयोगी रहेगी। ब्रिटेन के चुनाव के मुद्दों की भी आपने चर्चा की और बताया कि कैसे लेबर पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल के बाद सत्ता से बेदखल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।